करते रहेंगे। तो आज के करंट अफेयर्स हाँ 15 मई 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है इन्वेजिव स्पीशीज के बारे। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती हैं? देखो, पहले तो आपके स्पीशीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये इन्वायरमेंट में वैसे भी आपका टॉपिक बनता है और आज करंट अफेयर में भी आया हुआ है, तो हम करंट अफेयर में साथ के साथ ही कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इन्वेजिव स्पीशीज और इसमें फर्क करने के लिए, एक आपके स्पीशीज होते हैं एंडेमिक, ठीक है, और दूसरे होते हैं एग्जॉटिक। दो तरीके के आपके स्पीशीज होते हैं, एंडेमिक स्पीशीज और एग्जॉटिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है ऐसे स्पीशीज जो किसी स्पेसिफिक प्लेस पे पाए जाते हैं। प्लेस मतलब वो कंट्री भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ कि कोई एक स्पेसिफिक प्लांट है, ये प्लांट वेस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है, तो यानी कि जब मैं ये चीज बोलूंगा, एक मिनट, हाँ, जब मैं ये बोलूंगा कि ये प्लांट जो है ये वेस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है, तो इसका ये मतलब होगा कि ये प्लांट, कोई भी जो प्लांट है, इसका नाम लगा लेते हैं XYZ, ये जो प्लांट है ये वेस्टर्न हिमालयाज को एंडेमिक है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज, जो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे, मतलब अगर तुम ढूंढने जाओगे वो उसी एरिया, उसी प्लेस, उसी कंट्री के अंदर मिलेगा। जैसे कि इस टाइम पे आपके जो एशियाटिक लायंस है, एग्जांपल्स के तौर पे एशियाटिक लायन सिर्फ, मतलब पहले ये पूरे एशिया में, आपके सदर्न सारे एशिया में पाए जाते थे, पाकिस्तान, ईरान, ये सारी जगह पे पाए जाते थे। पर अब आपके जो एशियाटिक लायंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? एक ही जंगल बचा है इनका, गिर फॉरेस्ट सर। गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट। आपके गुजरात में है गिर फॉरेस्ट, ठीक है, गिर नेशनल पार्क भी वहीं बनता है। तो आपका जो गिर फॉरेस्ट है वहां पे पाए जाते हैं आपके एशियाटिक लॉयन। तो आप हमेशा ये कहोगे कि एशियाटिक लॉयन गिर फॉरेस्ट को एंडेमिक है, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पे पाए जाते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इस लायन को यहां से, किसी एक लायन को निकाल के बिल्कुल ही अलग एटमॉस्फेयर में ले जाऊं, लेट्स सपोज तमिलनाडु में ले जाऊं। अब ये ओरिजिनली ना वहां पे पाया जाता था, ना ये वहां पे रहता है, तो अब होगा क्या? ये उस एरिया, उस एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल एक नया जानवर, मतलब प्लांट भी हो सकता है बिल्कुल नया। लेट्स सपोज तुम कहीं पे घूमने गए थे, तुम्हें वहां पे कोई फ्लावर का प्लांट बहुत ही अच्छा लगा, तुम सोचते हो ये जाके मैं अपने घर पे लगा लूंगा। उसके डाउन साइड क्या है? तुम्हें सुंदर लगा, तुमने उठा लिया, पर जब तुम वो प्लांट अपने, मतलब लेट्स सपोज वो प्लांट तुम्हारे जहां पे तुम रहते हो वहां मिलता नहीं था, तुम वहां पे उठा के ले आए, लॉन्ग टर्म में वो प्लांट अपने सीड्स छोड़ना शुरू करेगा। जैसे ये लायन को मैं नई इन्वायरमेंट में ले गया, तुम भी तो एक नए प्लांट को नई इन्वायरमेंट में लेके आए हो। अब वो होगा क्या? पहले तो जब हम कोई नया प्लांट या एनिमल एक नए इन्वायरमेंट में लेके आते हैं, उस प्लांट या एनिमल को बोलने लग जाते हैं कि ये एग्जॉटिक है। एग्जॉटिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्लांट या एनिमल जो उस इन्वायरमेंट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, जो इस इन्वायरमेंट को बिलोंग नहीं करता, मतलब ना उस एरिया में पाया जाता है और ना अ, कभी उसकी एग्जिस्टेंस मतलब देखी गई है वहां पे। तो अब होता क्या है एग्जॉटिक प्लांट्स के साथ, फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्या होती है? यही एग्जॉटिक प्लांट्स होते हैं जो बाद में ना इन्वेजिव बन जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपका जो इन्वायरमेंट का पूरा साइकिल है, पूरा इन्वायरमेंट का साइकिल चलता है आपके प्रे और प्रीडेटर के ऊपर। कोई भी प्लांट या कोई एनिमल है, अल्टीमेटली उसे किसी न किसी तरीके से खत्म होकर इन्वायरमेंट में वापस जाना है, ठीक है। तो वो किसी तरीके से मतलब वापस जाएगा, खत्म हो जाएगा और दोबारा से उसकी एग्जिस्टेंस शुरू होगी।
तो यानी कि इससे मतलब इन्वायरमेंट क्या करती है, अपना बैलेंस मेंटेन करके रखती है, किसी भी प्लांट या एनिमल की आबादी हद से ज्यादा ना बढ़े, इसीलिए उसे खाने वाले कोई और एनिमल्स या इंसेक्ट्स कुछ भी हो, वो इन्वायरमेंट में पक्का होंगे ही होंगे, ठीक है, या कोई ना कोई बीमारी होगी होगी। पर जब तुम एक बिल्कुल ही अनजान जानवर लाके एक इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस कर देते हो, इसके ना अभी कोई प्रेडेटर नहीं होता, क्योंकि नए जानवरों को खाने के लिए कोई पुराना जानवर तैयार नहीं होता। हर जानवर वही प्लांट्स और एनिमल्स उन्हें ही खाता है जो वो यूज टू होता है, ठीक है। वो नए प्लांट्स और एनिमल्स के साथ एक्सपेरिमेंट मिनिमम या लीस्ट करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, लेट्स सपोज तुमने एक प्लांट लगाया था, अब इसे कोई खा नहीं रहा, सारे एनिमल्स अपने वही पुराने वाले खाने को खाई जा रहे हैं, इसे कोई नहीं खा रहा, तो इसके आसपास के प्लांट्स खाए जा रहे हैं पर इसे कोई नहीं खा रहा, तो ये क्या होगा, ये हद से ज्यादा बढ़ने लगेगा और बहुत जल्दी ये रिप्रोड्यूस करते करते पूरी इन्वायरमेंट पे कब्जा कर लेगा, ठीक है। तो जो वहां पे ओरिजिनल स्पीशीज होती है ना, ये उन्हें खत्म कर देता है और उसकी जगह खुद फैल जाता है। ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स को कहते हैं कि वो इन्वेजिव स्पीशीज हैं। अब करंट अफेयर आज का क्या था, तो बेसिकली एक आपके ना अमेरिका की टर्टल की स्पीशीज बहुत पॉपुलर हुई हुई है इंडिया में, ठीक है, द क्यूट अमेरिकन टर्टल, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ हुआ है। ये बेसिकली इंडिया में हुआ क्या है, नॉर्थ ईस्ट के ना बहुत सारे एरिया में लोगों ने एज अ पेट अडॉप्ट कर लिया था, पर बाद में या तो ये पेट को खुद बाहर जंग ओपन में छोड़ा है, या कई पेट, खैर टॉर्टोइस जैसे टर्टल जैसी चीजें भागनी तो मुश्किल ही है, या लोगों से गुम हो गया या जैसे मर्जी। अब हुआ क्या है, इन्होंने इन्वायरमेंट में जाके अपनी ब्रीडिंग शुरू कर ली, और इस टाइम ये हमारे फ्रेश वाटर में, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में फ्रेश वाटर्स में बुरी तरह इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। अब इनकी आबादी बढ़ने से क्या होगा, जो वहां पे ओरिजिनली टर्टल और टॉर्टोइस की स्पीशीज पाई जाती है ना, ये क्योंकि जगह तो इन्वायरमेंट में उतनी ही है, अगर इन्वायरमेंट इतनी जगह में है, सारे शेयर कर रहे हैं, पर जिसे कोई खाने वाला नहीं है, कोई उसका प्रेडेटर नहीं है, वो सबसे ज्यादा जगह ले जाएगा। और जब इन्वायरमेंट में जगह की कमी होती है ना, तो फिर स्पीशीज मरनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके केस में वो मरेंगे जिन्हें पहले ही प्रिडेशन से खतरा है। तो हमारी जो अपनी इंडिया की नेटिव स्पीशीज थी, जो एंडेमिक थी इंडिया को, वो खत्म होने लग जाएंगी। तो ये खतरा है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स ने कई पेड़ लगा के इंडिया में लेके आए, वो अपने साथ पेड़, कई साउथ अमेरिका से लेके आए, कई यूरोप से लेके आए। उन्होंने वो पेड़ जब इंडिया में आके लगाए हैं, वो हद से ज्यादा ग्रो करने लग गए और उन्होंने इंडिया की बहुत सारी स्पीशीज खत्म कर दी। और कई उनसे और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे चेन्नई में ऐसे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, क्योंकि मद्रास उनकी सबसे पहली कॉलोनी थी इंडिया में, मतलब बड़े साइज की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे बहुत सारे पेड़ लगाए उस शहर को डेवलप करते हुए। तो लॉन्ग टर्म में वो जो अब उन्होंने पेड़ लगा के लाए, वो मतलब साउथ अमेरिका की कुछ वेराइटीज थी। उन साउथ अमेरिका की वेराइटीज से हुआ क्या, उन साउथ अमेरिका की वेराइटीज ज्यादा पानी कंज्यूम करती हैं। तमिलनाडु में बारिश इतनी नहीं होती, तो ग्राउंड वाटर पहले ही कम था, वो बाकी सारा ग्राउंड वाटर भी खत्म करने लग गए। तो इसलिए ये इन्वेजिव स्पीशीज को लगातार चेक करना पड़ता है और इन्हें टाइम टू टाइम खत्म हमें खुद इंटरफेयर करके करना पड़ता है। क्लियर है। अब इन्वेजिव स्पीशीज फैलती कैसे हैं, देखो सबसे बड़ा दुनिया में फैलाने वाली इन्वेजिव स्पीशीज को हम ह्यूमंस ही हैं। पर हम सिर्फ हम नहीं है, मतलब सबसे बड़ा कारण ह्यूमंस है, ठीक है। जब भी हम ट्रैवल करते हैं, मतलब चाहे तुम इंटेंशनली लाओ, मतलब तुम्हें कोई प्लांट पसंद आया, वो एक जगह से दूसरी जगह लाए, वो इंटेंशनली है, या अनइंटेंशनली भी तुम कई बारी इन्वेजिव स्पीशीज को ले आते हो, जैसे तुम्हारे बैग, तुम्हारे कपड़ों के साथ उनके बीज, जो सीड्स होते हैं, वो चिपक सकते हैं, और जब तुम उन्हें लेके आओगे तो वो अपने आप तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारी जगहों पे आ जाएंगे, ठीक है। या तो ये तरीका होगा, या दूसरा जो चीज है आजकल, मतलब पहले से ही हो रहा है ये, जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि आपके टेम्परेचर, वेदर पैटर्न्स, इन सब में भी डिफरेंस आता है, तो इसके लिए आपकी, मतलब ये क्लाइमेट चेंज के कारण स्पीशीज खुद भी कहीं ना कहीं मूव करना शुरू कर देती हैं। तो जब वो एक बिल्कुल अननोन एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, वो वहां पे भी
एज अ इन्वेजिव स्पीशीज बन सकती हैं। क्लियर है यहां तक, कोई भी डाउट? तो यहाँ पे यही डेफिनेशन लिखी है कि इन्वेजिव स्पीशीज एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो चाहे एम्फिबियन हो, चाहे प्लांट हो, इंसेक्ट हो, फिश हो, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी जो उस एनवायरनमेंट को बिलोंग नहीं करता, उससे नेटिव नहीं है, ठीक है, और उसे हार्म करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, उसे हम इन्वेजिव कहेंगे। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? तो एक जैसे बहुत बड़ा ना आपके ओशन में इन्वेजिव स्पीशीज लाने का कारण होता है आपके ना शिप्स के अंदर ना एक ब्लास्ट वाटर होता है। शिप्स में क्या होता है, आपकी जो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, देखो क्योंकि समुद्र में ना बहुत बड़े बड़े तूफान आ सकते होते हैं, शिप को लगातार अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो होता क्या है, जो आपकी शिप्स होती है ना, उनके ये बिल्कुल जो नीचे वाला एरिया होता है, इसके अंदर ना पानी भर लिया जाता है। शिप के अंदर सबसे लोअर डेक में पानी भरा हुआ होता है। ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि बेसिकली जब किसी भी साइड से पानी की, मतलब जब समुद्र में तूफान आया, वो शिप को पलटाने की कोशिश करेगा, ये जो अंदर पानी होता है ना, ये दूसरी साइड को जाता है और ये बैलेंस कर देता है। तो इसके कारण शिप्स का बैलेंस बना रहता है। पर ये पानी क्या है, ये हर बारी जब भी तुमने, मतलब इससे ऑब्वियसली इस पानी के जो वेट है, इससे शिप भारी हो जाती है। जब इन शिप्स को आपको पोर्ट के अंदर लेके जाना होता है, शिप को ना लाइट करना जरूरी होता है, क्योंकि हार्बर थोड़े ऊंचे होते हैं, अगर इसे लाइट नहीं किया तो ये नीचे टच हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि पहले शिप दूर रोकते हैं पोर्ट से, सारा पानी बाहर निकाल देते हैं, और हर बारी जब शिप जानी होती है दोबारा से भरते हैं। तो ये पानी जो कहीं और से भरा था वो यहाँ पे छोड़ दिया। अब जब ये पानी यहाँ पे छोड़ा, इसके अंदर भी तो बहुत सारे फिशेस, आपके बहुत सारे वीड्स, बहुत सारे सीड्स, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, वो किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट इस तरीके से पहुंच जाती हैं। तो ये बहुत हार्म करती हैं इस तरीके से, पर ट्रेड का हिस्सा है तो चल रहा है। पहले करंट अफेयर में किसी को कोई भी डाउट हो? नहीं? तो अब आते हैं आपके सेकंड करंट अफेयर के ऊपर। आपने सुना होगा आशा सर वर्कर्स। हाँ जी, हाँ जी। सर ये बस लास्ट वाला जो आपने एग्जांपल बताया, इसका थोड़ा सा रेलेवेंस फिर से बताओगे जरा, शिप वाला। इसका आपको ये, इन्वेजिव से कोई था सर लिंक कैसे? हाँ देखो, अगर मैं ओशन से पानी भर रहा हूँ, क्या ओशन के पानी बिल्कुल खाली होता है? ओशन के पानी में कुछ नहीं होता। नहीं होती है सर, इम्प्योरिटीज होती हैं उसके काफी अंदर होती भी तो वीड्स भी होंगे, बहुत सारे पानी के अंदर वीड्स उगते हैं, बहुत सारे स्पीशीज, छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी ना। अब जब मैंने ये शिप के अंदर पानी भरा, ब्लास्ट वाटर इसे कहते हैं, जो आसपास से पानी भर लेते हैं शिप के अंदर उसे बैलेंस करने के लिए। तो अब जब मैंने पोर्ट से चलते टाइम अपनी शिप के अंदर जो पानी भरा, उसके अंदर ये सारी चीजें आ गई होंगी। अब जब मैंने किसी और पोर्ट को एंटर करना है, उससे पहले मैं ये सारा ब्लास्ट वाटर निकाल दूंगा। तो अगर लेट्स सपोज मैं साउथ अमेरिका गया था, वहां से मेरी शिप ने ब्लास्ट वाटर भरा, वो घूम के गई ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे पोर्ट एंटर करने से पहले उसने ब्लास्ट वाटर वहां पे छोड़ा, तो कोई यहाँ के जो वीड्स हैं, अब वो यहाँ पे भी पाए जाने लग जाएंगे। पर क्योंकि इनको यहाँ पे कोई खाने वाला नहीं है, कोई प्रीडेटर नहीं है, तो ये हद से ज्यादा ग्रो करने लग जाएंगे इस एरिया में, इस पानी में। क्लियर है? कोई भी डाउट सागर जी? नहीं सर, थैंक यू सर। किसी और को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। कंसेप्ट क्लियर करके चलना, ठीक है। करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो चीज तुम सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, ये हर चीज हम कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, पर अल्टीमेटली जब आप यहाँ पढ़ लोगे तो आपकी अगर पहले नहीं पढ़ी तो फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी, अगर पहले पढ़ी है तो रिवीजन होती रहेगी। तो हमेशा करंट अफेयर्स की इस इंपॉर्टेंस को याद रखो। अगला करंट अफेयर है आपके रूरल एरिया में जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, या शॉर्ट में जिन्हें हम आशा वर्कर्स कहते हैं। ये आपके कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं
जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जुड़े हुए हैं। इंडिया के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, उसके अंडर शुरू किए गए थे 2005 में। मिशन वैसे शुरू किया था पर फुली पूरे इंडिया में 2012 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अंदर क्या सोचा गया है कि हर गांव में एक आशा वर्कर होनी ही चाहिए। अब इसमें होगा क्या, जो आशा वर्कर होगी वो एक लोकल वुमेन ट्रेंड होगी टू एक्ट एज अ हेल्थ एजुकेटर एंड प्रमोटर। देखो बेसिकली मैं सारा जनरल उसमें बताता हूँ। देखो आशा वर्कर्स का काम क्या है, हमारे इंडिया में ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल वैसे दिख ही रहा है, हमारे इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना अच्छा नहीं है। खासकर रूरल इंडिया में हमारे जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल भी है ना, उसकी भी ये प्रॉब्लम है कि वो सारा अर्बन एरिया जो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहां पे फोकस्ड है। तो आपके आपके जो एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां के लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। तो होगा क्या, आपके बेस्ट तरीका रूरल एरियाज को फिट रखने का है कि उन्हें इस फिलॉसफी पे चलाया जाए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर हम कोई डिजीज प्रिवेंट कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमें उसकी क्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी सोच के साथ हमने आशा वर्कर्स को अपॉइंट किया। हर गांव में अब एक आशा वर्कर होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बहुत ही कम है तो फिर मल्टीपल गांव का भी कर दिया जाता है, क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स्ड है उसमें। तो इसमें होता क्या है कि आशा वर्कर का काम है कि हर घर में जाके उन्हें हेल्थ और सैनिटाइजेशन बारे अवेयर करना, उन्हें इनकरेज करना कि जो उनके फैमिली में मेंबर्स हैं या जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन करवाई जाए। देखो बच्चों की यंग एज में वैक्सीनेशन, जैसे पोलियो की वैक्सीन होगी, आपकी निमोनिया की वैक्सीन होगी, ये सब कुछ दिलवानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीन दिला दी वो बाद में उनके बीमार होने के चांसेस बहुत कम है, और बाद में बीमार नहीं होंगे तो वही प्रिवेंट होगी वो चीज, डिजीज। तो बच्चों का बर्थ हॉस्पिटल में इनकरेज करना, बच्चों को इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन दिलवाना, फैमिली प्लानिंग इनकरेज करना। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्सेस पॉपुलेशन भी इंडिया की प्रॉब्लम है। तो ऐसी फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ऐसी सारी चीजें इनका काम है, गांव में सैनिटाइजेशन। तो इसके कारण क्या होगा कि आपकी सरकार की बहुत सारी स्कीम्स के बारे और जनरल कम्युनिटी की हेल्थ कैसे बेटर रखनी है इसके बारे रूरल एरियाज में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और वो अच्छे फैसले ले पाएंगे एज अपनी टोटल कम्युनिटी के बारे। ठीक है, तो ये कौन होती हैं? आशा हमेशा एक फीमेल ही बनाई जाती है जो उस रेजिडेंस हो उस विलेज की। ठीक है, यूजुअली ये ऐसे किसी वुमेन को बनाया जाता है या जो मैरिड है, विडो है या डिवोर्स्ड है। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में कभी भी आशा वर्कर एक अनमैरिड गर्ल को नहीं बनाया जाता। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे कल्चर के अंदर है, क्योंकि लेट्स सपोज आज तुमने कोई आशा वर्कर अपॉइंट कर दी, उसे सारी ट्रेनिंग दे दी, कल अब जब उसकी शादी हो जाएगी वो उस गांव को ही छोड़ के चली जाएगी, तो ऑब्वियसली उस गांव की जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए तुम्हें फिर कोई नया ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी कोई फीमेल जो ऑलरेडी मैरिड है उस गांव में, या वो विडो हो चुकी है या उनका डिवोर्स हो चुका है, तो उनके ज्यादा टेंडेंसीज हैं उसी गांव के अंदर रहने की। तो उन वुमेन को इसमें वॉलंटरी बेसिस पे, ये वॉलंटियर्स माने जाते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे अपॉइंट कर लिया जाता है। कोई भी 10th ग्रेड की तक उन्होंने पढ़ाई की हो, 25 to 45 की उनकी उम्र हो, पर और ग्राम पंचायत अपॉइंट करेगी बेसिकली उन्हें। ठीक है, पर ये सारे जो क्राइटेरियाज है ना, अब इंडिया में क्या है, कई जगहों पे रूरल एरियाज में शायद एजुकेशन लेवल इतना का कोई फीमेल ना मिले। ठीक है, या कोई मैरिड विडो या डिवोर्स काम करने के लिए तैयार ना हो, या इस एज ग्रुप में ना हो। तो इसमें क्या है, ये जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज है ना, ये नॉट वेरी रिजिड है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल है। अगर कोई इनमें से चीज नहीं भी मिल रही हुई, क्योंकि हमें आशा वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए, अगर कोई कंडीशन नहीं मीट होती ना, तो ये चीजें फ्लेक्सिबल हैं, तो ये सारी चीजें रिलैक्स की जा सकती हैं। ठीक है, कोई एग्जेम्पशन डाली जा सकती है, अगर कोई नहीं मिल रहा तो ये सारी चीजें इग्नोर करके, और एज कैटेगरी में लेट्स सपोज 60 साल का कोई मिल रहा है, उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब
जो गांव है, गांव में कोई भी वुमेन 8th क्लास से आगे पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर कहाँ से ढूंढोगे? तो ऑब्वियसली 8th क्लास वालों को ये पॉइंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रिलैक्सिंग है। अब गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने हमेशा सुनी होगी कि कई बारी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होके लोग काम करना भूल जाते हैं। ठीक है, आशा वर्कर्स को इसी चीज के लिए, अब देखो हेल्थ एक बहुत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और खासकर अवेयरनेस जिनका फैलाना काम है, तो इनमें ये लेथार्जी नहीं आ सकती। तो एक्चुअली इसीलिए इन्हें तभी वॉलंटियर्स बोला जाता है, क्योंकि इन्हें जो सैलरीज मिलती है ना वो आउटकम बेस्ड मिलती हैं। इसमें क्या होता है कि ये जितने लेट्स सपोज इनके गांव में ये देखा जाएगा ये कितनी फीमेल्स को हॉस्पिटल्स लेके आई हैं डिलीवरी के लिए। देखो डिलीवरी मतलब कभी भी चाइल्ड का जो बर्थ होता है उसके दो तरीके हैं, या तो वो घर पे करवा लें, ठीक है, या वो हॉस्पिटल में करवाएं। घर पे करवाने से इश्यू क्या है, घर पे ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज नहीं है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो उसकी केयर नहीं हो पाएगी। तो उसके कारण हमारे यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों इंडेक्स होते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो हमने क्या देखा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है जो पहले 1 साल के अंदर अंदर अगर बच्चे की डेथ हो जाए, और मैटरनल ये होता है मदर की मोर्टालिटी को हम देखते हैं। ठीक है, कि या तो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान या प्रेगनेंसी से 45 डेज 45 डेज के अंदर अंदर, मतलब डिलीवरी से 45 डेज के अंदर अंदर अगर मदर की डेथ हो जाती है, उसे कहते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ। ये दोनों 42 इंडेक्सेस ना सर, तब, हाँ जी 42। 42 है ना, हाँ मुझे कंफ्यूजन लग रही थी, ठीक है, थैंक यू। 42, ठीक है। तो ये हमने दोनों देखा कि बच्चों की डेथ और मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये दोनों सैनिटाइजेशन और एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं, मतलब कहाँ पर डिलीवरी हुई है उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, क्योंकि बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो इसी कारण आपके आशा वर्कर्स को इनकरेज किया जाता है कि ये अपने गांव की वुमेन को हॉस्पिटल्स लेके आए, एक तो टाइम टू टाइम चेक करवाने के लिए, ठीक है, प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेजेस पे, उसके बाद डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाएं, उसके बाद जब चाइल्ड का बर्थ हो गया टाइम टू टाइम जब भी वो वैक्सीन, मतलब जितना भी वैक्सीन का पूरा शेड्यूल है, वो हर बारी जब बच्चा वहां पे वैक्सीन लगवाने आएगा आपके आशा वर्कर को पैसे मिलेंगे, ताकि उसने क्योंकि इनकरेज किया है उस फैमिली को प्रॉपर हेल्थ केयर लेने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अ, चीज़ें हैं आपके इसके लिए, कि इस पे आउटकम बेसिस पैसे मिलते हैं। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट सेकंड में? सर हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने पहले कहा था कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है कि वहाँ पे लड़के को आफ्टर मैरिज के बाद घर छोड़ना पड़ता है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट का बताया था हाँ सर कि जी, हाँ यहाँ जी, का। मतलब सारे नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता, वो हाँ जी, एक आधी ट्राइब है। तो सर वहाँ पे क्या अनमैरिड गर्ल को फिर अपॉइंट किया जा सकता है? तुम्हारा क्वेश्चन तो अच्छा है ठीक है, पर वहां पे है क्या, जो आपके देखो वो ना ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल में ग्राम पंचायत नहीं होती, ठीक है, वहां पे आशा वर्कर्स नहीं एग्जिस्ट करती। जहाँ पे जो लोग आज भी जंगल में रह रहे हैं ना, वहां पे आशा वर्कर्स नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि वो मेन सिस्टम से जुड़ना ही नहीं चाहते। उनके लिए हमें अलग से हेल्थ केयर टीम्स भेजनी पड़ती है, क्योंकि वो ना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवाते हैं ना कुछ और, तो इस चीज के कारण। ठीक है, ओके सर। सो नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो आपको इस टाइम पता ही है, इजराइल पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है। ठीक है, बहुत ही घमासान आजकल दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और वॉर की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें एक इजराइल का ना डिफेंस सिस्टम है जो खासकर न्यूज में आया है, वो है इजराइल का आयरन डोम। इंडिया भी अपना आयरन डोम बनाने की कोशिश कर रहा है, पर ये दुनिया भर में सबसे बेस्ट मिसाइल सिस्टम, मतलब मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो माना जाता है, वो इजराइल का माना जाता है, जिसे आयरन डोम सिस्टम कहते हैं।
ये एक मल्टी मिशन सिस्टम है जो मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने की, यानी कि कोई भी इसराइल की तरफ, होता क्या है आपके ना, ये सारी इसराइल के बॉर्डर के साथ लगाए हुए हैं उन्होंने, मतलब जहां जहां प्रोटेक्शन की जरूरत है, सारी नहीं, जहां जहां प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई रॉकेट या कोई मिसाइल इसराइल की तरफ फायर हुई, ये सिस्टम जमीन पे लगा हुआ है, ये अपने आप इंटरसेप्ट करता है कि मिसाइल कहाँ आ रही है, क्या इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, ट्रेजेक्ट्री मतलब किस ट्रेजेक्ट्री से ये आ रही है, और यहाँ पे ये नीचे अगर बैटरी पड़ी हुई है, किस पॉइंट पे से शूट करना है, ताकि ये उस मिसाइल से दोनों चीजें, मतलब ये भी एक मिसाइल छोड़ेगा और उधर से एक मिसाइल आ रही है, हवा में ही टकरा के ब्लास्ट हो जाए दोनों, ठीक है। और नीचे जो जमीन है, जमीन पे रहने वाले लोगों घरों का किसी चीज का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब उनके ऊपर कोई असर ना हो। तो ये इसराइल का डिफेंस सिस्टम जो है, ये 4 से लेकर 70 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर काम करता है। इसके अंदर यही होता है, देखो ये दूसरी साइड से रॉकेट जो फायर किया गया, इस साइड से इनका डिफेंस सिस्टम ये फायर करता है, ठीक है, और ये बीच हवा में ही उड़ा देता है, ठीक है। ये होते हैं, इन्हें कहते हैं बैटरी, जो एक यूनिट होता है ना उसे कहते होते हैं बैटरी। मतलब ये पूरा का पूरा, सॉरी, एक बैटरी है, ठीक है। ये लॉन्चर होते हैं, एक बैटरी होता है। बैटरी के अंदर सेटअप क्या होता है, एक कंट्रोल रूम होगा, एक हमेशा रडार सिस्टम होता है, और एक आपके मिसाइल जो लॉन्चर्स होते हैं वो, एक लॉन्चर के अंदर 20 मिसाइल्स हैं इनकी, ठीक है। जो इनका रडार है वो ये 4 से 70 किलोमीटर के बीच सब कुछ ट्रैक कर रहा है, पूरी फ्रिक्वेंसी देख रहा है और उसके अकॉर्डिंग फायरिंग हो रही है, ठीक है। जो ये मिसाइल यूज कर रहे हैं इंटरसेप्टर, वो है तामीर इंटरसेप्टर। ये 90 किलो की मिसाइल है, 3 मीटर लंबी है, और इसे फायर करके ये चीजें रोकता है। क्लियर है? आयरन डोम के ऊपर कोई भी डाउट? आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आयरन डोम किस कंट्री का है, ठीक है। दूसरा, इस मिसाइल की ये जो छोटे फैक्ट हैं कि कितनी दूर तक ये वार कर सकता है, सबसे नजदीकी क्या है, ये मैंने यहाँ पे भी बोल दिया आपको, 4 से 70 नजदीकी, और सबसे दूर ये 70 किलोमीटर तक वार कर सकता है। शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हैं ये सारे, 155 mm शेल, इन सब के अगेंस्ट मतलब ये बचा सकता है, ठीक है। लॉन्चर के अंदर एक टाइम पे 20 इंटरसेप्टर पड़ते हैं, 3 मीटर के 90 kg की ये जो मिसाइल लॉन्चर के अंदर जो ये 20 पड़े हैं, ये इस लेंथ और वेट के होते हैं। क्लियर है? इस करंट अफेयर में कोई भी डाउट? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। अच्छा, जतिन ने पूछा है कि वैसे जो इशू चल रहा है उसमें गलती किसकी है। देखो, गलती गलती को पिन पॉइंट करना ना बहुत ही अपने आप में गलत होगा, पर गलती में अगर माना जाए तो ये सारा इशू इसलिए ही है क्योंकि इजराइल ने बहुत सारी ऐसी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है जो पैलेस्टाइन को बिलोंग करती हैं। पैलेस्टाइन ये देश ना, आपका ये जो मैप है यहाँ पे साइड पे अगर आपको दिख रहा है, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये जो मैप है, इसमें ना ये वाला एरिया जो वेस्ट बैंक लिखा हुआ है, और ये जो गाजा का एरिया है, ये दोनों एरियाज ना पैलेस्टाइन के हिस्से बनने थे, एक देश बनना था पैलेस्टाइन, पर इन दोनों के ऊपर ना आपके इजराइल ने कब्जा करके रखा हुआ है और ये देश को एग्जिस्टेंस में नहीं आने दे रहा। उसके रिस्पॉन्स में इन एरियाज में, गाजा और वेस्ट बैंक के एरियाज में, एक टेररिस्ट ग्रुप क्रिएट हुआ है जिसे हमास कहते हैं। तो इस टाइम ये जो वॉर छिड़ी हुई है, ये हमास और इसराइल के बीच में छिड़ी हुई है, क्योंकि हमास उधर से रॉकेट फायर कर रहा है, इधर से इसराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स और अपने एयर जेट्स और सब कुछ भेज रहा है। पर बेसिकली देखो, इनमें बहुत ही पुरानी ये लड़ाई है, और ये सोल्यूशन तभी है जब ये दोनों कंट्रीज, इसे कहते हैं टू स्टेट, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन भी है, टू स्टेट सोल्यूशन जब तक नहीं होगा। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि ये दोनों कंट्रीज जब तक यहाँ पे एग्जिस्टेंस में पीसफुली नहीं आ जाएंगी, तब तक एक्चुअली ये चीज बार बार होती ही रहेगी। तो दोनों कंट्रीज का पीसफुली ये रिजॉल्व करना जरूरी है, और जिस कैपिटल के पीछे लड़ते हैं, यरूशलेम, उसे आधा आधा बांटा जाना है, तो उसे उस तरीके से बांटा जाना जरूरी है। अभी पूरा यरूशलेम के ऊपर इसराइल का कंट्रोल है, पर बेसिकली
दोनों का हाफ ऑफ कंट्रोल बनना था। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के। हाँ जी जी। सर वो कहता है ना सर, पहले सर ये जो मिलिटेंट ग्रुप है सर, पहले इसने ही हमला किया सर इसराइल पे। हमास तो लगातार ही हमला करता रहता है। हमास ने पहली बार ही हमला नहीं किया, हमास तो रोज के ही रॉकेट्स छोड़ता है। ठीक है, पर अब कुछ सेटलमेंट्स के ऊपर हमास ने हमला किया। पहले क्या करता था, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे हमला करता था। अब कई कुछ इजरायली सेटलमेंट्स के ऊपर मिसाइल्स गिराई। उसके रिस्पांस में अब इसराइल बहुत ज्यादा उसने वॉलेटाइल तरीके से रिस्पांस किया। अब जो आपके हमास के अंडर रहने वाले लोग हैं वहां पे, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, उन्होंने भी हमास को सपोर्ट करने का फिर बात कर ली। आपके रोज के बेसिस पे इस टाइम इसराइल में लोग भी भिड़ रहे हैं। ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप भी बढ़ रहे हैं, पूरा वॉर की स्थिति बनी हुई है वहां पे। तो देखो क्या बनता है, फुल स्केल वॉर होने की चांसेस हैं। बस हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, और यही है कि उनके पास मतलब प्रॉपर मिलिट्री नहीं है। पर पता ही है आपके टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ज़रूर होल्ड करते हैं, फंडिंग और हर चीज़ का। तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।